नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। नियामक प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 से अधिक पूर्णकालिक सदस्य और 2 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से आपको बताना कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि बी कथन सही नहीं है, यानी 2 नंबर आपका कथन सही नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इंदिरा गांधी के काल में भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब लॉटरी के आधार पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है। अभी तक भारत घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, लेकिन अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। इसका सही आंसर दोस्तों है केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके धरा आयोग और जेवीपी समित भाषा से संबंधित है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख का कवर प्रदान करता है। या कुछ योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बीते 17 अप्रैल को प्रफुल्ल कार का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि संगीत एवं लेखन। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 1 और बी, यानी 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समाज में प्रसन्नता का स्तर मापने से, जनजाति शिक्षा का स्तर मापने से, अंतर्जातीय विवाह की सामाजिक स्वीकार्यता मापने से, या फिर आर्थिक असमानता को मापने से। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि आर्थिक असमानता को मापने से। इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यूपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीआई सीधे बैंक खाते से पैसे निकालता और जमा करता है। यूपीआई में लगाए गए लेन देन शुल्क पूरी तरह से अलग अलग बैंकों पर निर्भर हैं। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। तो आपको इसका आंसर सही है डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। आपको अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब की गई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य की विधायिका पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत 12% की हिस्सेदारी के साथ गेहूं के दूसरे सबसे बड़े वैश्विक निर्यातकों में से एक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए यानी कि केवल 1। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। यूनेस्को ने पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाकर 3000 वर्ग किलोमीटर करने को कहा था, जिस पर काम शुरू किया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। खजुराहो मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। यहाँ नागर शैली में बना कंदरिया महादेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म की मान्यताओं को समान रूप से बढ़ावा देते हैं। नंबर डी, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि ये डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें आपको असत्य कथन बताना था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में वर्चुअल रूप से भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है डी यानी कि सिंगापुर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। उदय कोटक समिति भारत में कारपोरेट प्रशासन से संबंधित है। ICAI के अनुशासन समिति और अनुशासन बोर्ड की अध्यक्षता सबसे अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। CAWA और CS संशोधन विधेयक कारपोरेट प्रबंधन से कुप्रबंधन से संबंधित कुछ जुर्माने और जुर्माने को कम करता है। इसमें से आपको सही कथन के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि ए ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावित लिंक नहर की लंबाई पंजाब की तुलना में हरियाणा में अधिक है। लिंक नहर 3 नदियों को जोड़ेगी। इसका सही ऑप्शन है आपको डी यानी इनमें से कोई नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। ग्रीन ग्रिड पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु तेजी से संक्रमण की सुविधाओं के लिए सीमाओं के पार ऊर्जा ग्रिड को जोड़ना है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अमेरिका की ग्रीन ग्रिड पहल को एक साथ लाती है और यह सूर्य की ऊर्जा के दोहन पर भारत के फोकस को पूरा करती है। इसका सही आंसर होगा ए यानी कि केवल 1। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन साल 1945 में किया गया था। यह यूएन की 4 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। इसका सही आंसर है बी यानी कि केवल 1 और 3। अब आपको एक और आंसर बताना है कि यूएन के कितनी प्रमुख संस्थाएं हैं, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में पॉइजन पिल सुर्खियों में था। यह पॉइजन पिल क्या है? कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से
संबंधित है, स्नूकर के खेल से संबंधित है, तितली की एक जहरीली प्रजाति से संबंधित है, या फिर एक जानलेवा ऑनलाइन गेम है। तो इसका सही आंसर है कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से संबंधित है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। काला सागर के चारों ओर स्थित देशों के संबंध में निम्नलिखित में से घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप देशों को सही अवस्थिति कौन सी है? काला सागर के आसपास के देश बताने हैं और वो घड़ी के सुइयों के अनुसार से उसका क्रम आपको तय करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया एवं तुर्की। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20, वर्णांधता रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्णांधता से ग्रस्त लोग सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं, बस वे कुछ रंगों में भी भेद नहीं कर पाते हैं। यह बीमारी केवल जन्मजात होती है, यानी कि ये बीमारी आनुवंशिक है। तो आपको जो है इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि केवल एक। अब आपको एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जन्मजात बीमारियां या आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी हैं। हाल ही में रिपोर्ट इट शेयर नॉट इट नामक एक पहल की शुरुआत उपयोगकर्ताओं को बाल शोषण सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा न करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह पहल किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि फेसबुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, केटोवाइस COP26 के दौरान भारत के नए लक्ष्यों पर विचार करें। भारत ने जो लक्ष्य तय किए हैं कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि केवल 2 और 1 में सही ऑप्शन होगा कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक वृद्धि के लाभों में शामिल है? संपत्ति का सृजन करना, जीवन स्तर में सुधार होना, सरकार के राजस्व में कमी होना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि केवल 1 और 2, क्योंकि जैसे ही आपके लाभ बढ़ते हैं तो आप क्या करते हो, सरकार का राजस्व में कमी होगी कि वृद्धि होगी? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सरकार को टैक्स दोगे तो सरकार की भी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण, आय के वितरण के बारे में कानून बनाना, राज्य द्वारा निर्णय किया जाता है कि क्या और कितना उत्पादन करना चाहिए, डी, निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती के लाभ हैं? अब आपको एक चीज़ और बताना है कि जैविक खेती क्या है। एक लाइन में आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका सही आंसर कम लागत, अधिक पोषण मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से आय सृजित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सी भूमिका ऐसी है जिसके कारण उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? यह सरकार के एक बैंक के रूप में कार्य करता है, या विदेशी विनिमय का प्रबंधन करता है, या वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है, या मुद्रा नोट जारी करता है? तो आपको ये बताना है कि इसे अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, या वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं।
अगर कोई अर्थव्यवस्था विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्था के संपर्क में आती है तो निम्नलिखित में से उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है उत्पाद बाजार संलग्नता वित्तीय। ऑप्शन है उत्पाद बाजार संलग्नता, वित्तीय बाजार संलग्नता या कारक बाजार संलग्नता। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। इसी तरह से हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं है? क्या पूछ रहा है आपसे? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं है, यानी कि कहाँ पर वो प्राथमिक रूप से ऋण नहीं दे सकता। तो नंबर 1 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, नंबर बी निर्यात क्रेडिट, नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, नंबर डी नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन। अभी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल नहीं किया है। आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताया कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। एआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एआई पर राष्ट्रीय रणनीति MIT द्वारा जारी की गई है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी का सदस्य है। तो इसका सही ऑप्शन है केवल 2, यानी कि बी। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पारित जियो टैगिंग ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ढांचा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित किया गया है। इसमें बैंकों और गैर बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को देश भर में सभी भुगतान स्पर्श बिंदुओं के सटीक स्थान के साथ रजिस्ट्री बनाए रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शामिल हैं? राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना, ई पंचायत पर मिशन आधारित परियोजना, पंचायती राज संस्थानों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, पंचायती राज को संस्थागत समर्थन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से मोक्ष की अवस्था के समकक्ष किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कैवल्य। अब आपको बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में सुर्खियों में रहे क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पोर्टल की शुरुआत अप्रैल 2012 में की गई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे क्रियान्वित करने का काम लघु किसान कृषि व्यापार संघ कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 2 और 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत का विदेशी ऋण GDP अनुपात 20% है। कुल बकाया विदेशी ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधार का हिस्सा पिछले दशक में लगातार बढ़ रहा है। तो आपको इसका आंसर सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह है। नंबर 2, भारत की औसत महिला दैनिक मजदूरी पुरुष वेतन के प्रतिशत में पिछले 2 दशक में बढ़ी है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, क्योंकि मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 24 सप्ताह फिर 26 सप्ताह किया जा चुका है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? आपको G7 सदस्यों के नाम बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चीन G7 में शामिल नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एक दशक में साइबर हमले बढ़े हैं। कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ने के कारण परिणाम स्वरूप कम साइबर हमले की घटनाएं हुई हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी कि घर से वर्क फ्रॉम होम में साइबर घटनाएं बढ़ गई हैं। वर्तमान में भारत का विदेशी ऋण GDP अनुपात 20% है। कुल बकाया विदेशी ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधार का हिस्सा पिछले दशक में लगातार बढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यानी इसका ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। देहिंग पटकई हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस वजह से चर्चा में है? रिजर्व के कुछ भाग में कोयला खनन गतिविधियां फिर से शुरू होना, तेल के कुओं से तेल निकालने की अनुमति, चीनी पैंगोलिन जीव की तस्करी, और डी, जल विद्युत परियोजना से इस क्षेत्र को खतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि रिजर्व के कुछ भाग में कोयला खनन गतिविधियां फिर से शुरू होना। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और जाति संहार के अपराध की जांच करता है। इसके फैसले राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह देशों के राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ भी जांच पड़ताल करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, महादायी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महादायी नदी को मंडोवी नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कर्नाटक की नदी है। महादायी नदी का उद्गम कर्नाटक के बेलगावी जिले में खानापुर से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का संपार्श्विक मुक्त यंत्र है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि स्थायी जमा सुविधा। नंबर 47, भारत के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं को व्यवस्थित कीजिए। पेट्रोलियम उत्पाद, समुद्री उत्पाद, सोना और अन्य आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाले आपको उपकरण बताने हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40 बी, यानी कि 2 समुद्री उत्पाद, 4 इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 3 सोना और अन्य आभूषण, 1 पेट्रोलियम उत्पाद। रेंके आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका संबंधित है ओबीसी आरक्षण से, पंचायती राज संस्था से, महिला आरक्षण से या गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु जनजातियों से। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अर्धसूचित जनजाति और खानाबदोश घुमंतु जनजातियों से। क्वेश्चन नंबर 49, कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP बाजार समर्थन मूल्य को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। इसका ऑप्शन है डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या 8 है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्रमुख
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी जिम्मेदारी दी जाती है। असम राइफल्स पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के तहत काम नहीं करता, जबकि सभी अन्य CAPF पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन, अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कहीं पर भी अंक दे दे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही होता है। तो ये इसका सत्य कथन ये है कि क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या नोबेल पीस प्राइज प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को जारी करता है, भारत देश का संस्थापक सदस्य देश है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। जॉर्डन काउजर पक्षी जो भारत में अभी सुर्खियों में है का IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है? तो इसका स्टेटस है कि ये जो है आपका संकटापन्न श्रेणी में है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल में केवल बायोमेट्रिक नमूनों के संग्रह का प्रावधान है, ना कि व्यवहार के नमूनों का। यह कानून किसी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। जो नमूना डेटा एकत्र किया जाता है उसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना। इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि बी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन 2019 में आया UPSC में। संवर्धित वास्तविकता AR में एक नकली वातावरण बनाया जाता है और भौतिक दुनिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। आभासी वास्तविकता VR में कंप्यूटर से उत्पन्न छवियों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेश पर प्रक्षेपित किया जाता है। AR व्यक्तियों को दुनिया में आभासी रूप से उपस्थित होने की अनुमति देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग करने के अनुभव को बेहतर बनाता है। VR व्यक्ति को दुनिया से अलग कर देता है और व्यक्ति को पूर्ण विसर्जन अनुभव को प्रदान करने के लिए एक अलग दुनिया में स्थानांतरित करता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4 सही हैं। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1961 में अंटार्कटिक संधि लागू हुई। संधि के पक्षकारों की कुल संख्या अब 100 से अधिक है। संधि के कुछ उद्देश्य अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना, उसे परमाणु परीक्षणों से मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना और क्षेत्रीय संप्रभुता पर विवादों को अलग करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 2, यानी कि बी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा सशस्त्र बलों सहित में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों के लिए लागू की गई है। यह एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में सरकार के बराबर अंशदान करते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण NPS का नियामक है। निजी व्यक्ति इस योजना का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि 2 और 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं। भारत और नेपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। भारत के केवल 4 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत नेपाल से 5 राज्यों की सीमा साझा करता है, न कि 4। दुर्गाबाई देशमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने मद्रास में नमक सत्याग्रह को
नेतृत्व प्रदान किया था। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में शामिल मात्र 15 महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। सितंबर 2020 में किस देश की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। राज्य लोगों को किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रखरखाव के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य के वित्त पोषण प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक निर्देशों का पालन करने की अनुमति नहीं है। 1976 में भारत की संसद ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया था। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसके सभी आंसर सही हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। कवच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की पहली स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली TCAS के नाम से 2012 से विकास में है। आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में केंद्रीय बजट 2022 में कवच प्रणाली की घोषणा की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा, दोनों सही ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 निम्न में से किस भुगतान कंपनी ने हाल ही में पाइन लैब्स के सहयोग से भारत में एक नया फीचर UPI के लिए भुगतान करने के लिए टैप करें लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गूगल पे ने ये सुविधा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 63 विश्व स्वास्थ्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हर साल 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नंबर डी, इस साल की थीम हेल्थ फॉर ऑल है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हेल्थ फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 64 भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ठप्पा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उक्त सभी हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रूप हैं। बी, उक्त सभी कर्नाटक शैली के प्रमुख रूप हैं। सी, इनमें से कुछ हिंदुस्तानी शैली के, कुछ जबकि कुछ कर्नाटक शैली के रूप हैं। डी, उक्त सभी अपने आप में संगीत की स्वतंत्र शैलियां हैं, इनका हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटक शैली से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उक्त सभी हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रूप हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में एक टेम्पल 360 नामक पोर्टल शुरू किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। गणगौर उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव में भील जनजाति अपने घर के कन्याओं की पूजा करती हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक ऐसी तकनीक है जो वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को समुद्र तल में गहराई से इंजेक्ट करके कम करती है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 68 भारत में दिन और रात दोनों समय के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम अलग अलग परिभाषित हैं। औद्योगिक राज्यों में मान्य सीमा के दिन के लिए 75 dB और रात में 10 dB है। व्यावसायिक क्षेत्रों में यह 65 dB और
55 dB है, जबकि रिहायशी इलाकों में यह दिन और रात में क्रमशः 55 dB और 45 dB है। आपको बताना है कि ये dB का मतलब क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मापन विनियामक प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। क्वेश्चन नंबर 70, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत केवल SC/ST या महिला उद्यमियों को ही लोन दिया जा सकता है। इस योजना के तहत केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला ऐसा शहर है जहां स्टील की सड़क बनाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है सूरत में, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन के बारे में बताना है। यानी हर साल 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। बी, व्यापार की दुनिया में भारत की पहली व्यापारिक समुद्री यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। सी, यह दिन पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था। डी, इस साल की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इस साल की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका काम जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में पहली बार ग्राम स्वराज शब्द का उपयोग किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए एक जनादेश प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 38, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन से देश तापी पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है? भारत, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान या फिर तजाकिस्तान। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 4, 5, 6, यानी भारत, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोबोट का अनुप्रयोग क्षेत्र है? सर्जरी में, दवा वितरण में, अंतरिक्ष अन्वेषण में, निर्माण में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि रोबोट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप रोबोट का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं कर सकते हो, ये समझना है। यानी कि रोबोट का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आँख बंद करके आप डी कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 78, भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी समझौता हो चुका है। दोनों देशों के बीच नाभिकीय ऊर्जा समझौता हो चुका है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में संपन्न किया गया है। दोनों देशों ने ही हाल ही में 2+2 वार्ता और होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग संपन्न किया है। आपको इसमें असत्य कथन बताना है, असत्य जो कि गलत हो, यानी लेकिन वही आपका आंसर सही होगा। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2+2 होम संपन्न किया गया है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। चौकड़ी मोदी खाना जिसका भ्रमण यूनेस्को की टीम ने किया हुआ कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 80,
EQUIP प्लेटफार्म हाल ही में किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेफ और WHO ने, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, प्रवाल भित्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे साफ और उथले पानी में पनपते हैं और आमतौर पर 70 मीटर से अधिक उथली गहराई में सबसे अच्छे से विकसित होते हैं। वे एक बफर के रूप में कार्य करते हैं और जल प्रवाह को धीमा करने के साथ साथ तटीय क्षरण को रोकने में सक्षम हैं। अधिकांश कठोर कोरल पानी के तापमान को पसंद करते हैं, जो 73 डिग्री और 84 डिग्री फ़ारेनहाइट, 23 डिग्री और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, उसका फार्मूला क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सूक्ष्म वित्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त बाजार है। नंबर 2, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त की पैठ अधिक है। इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कौन हिस्सा नहीं है, यानी कि भारत नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका जोकोब का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या स्थिति 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। इसके मुताबिक दुनिया भर में हर साल जितने गर्भ ठहरते हैं उनमें से लगभग आधे गर्भ अनचाहे होते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल में फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 86, सुर्खियों में रहे बामियान युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकी प्रतिमाएं आज के अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले प्राचीन सिल्क मार्ग पर स्थित हैं। बामियान युद्ध की प्रतिमाओं को बलुआ पत्थर की मिट्टियों चट्टानों को काटकर बनाया गया था। एक समय था जब बामियान युद्ध बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे छोटी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। बामियान बुद्ध यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक समय था जब बामियान बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे छोटी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, अभी आपको ध्यान होगा समाचारों में रहा कि छोटी प्रतिमा बहुत ही पाई गई है, तो वो यही प्रतिमा थी। लिंगायत पंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंगायत धर्म के प्रणेता वीर बसवन्ना थे, जिन्होंने कलचुरी शासन के दौरान अपनी सेवा दी थी। लिंगायत धर्म जन्म के स्थान पर कर्म को वरीयता देता है। लिंगायत लोगों में शव को दफनाने की प्रथा है। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 88, एमएसएमई की धारणा को पहली बार भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 1956 के माध्यम से पेश किया गया था। एमएसएमई को उनके लाभ और निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 89, कौन से द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिनिकॉय और मालदीव। इसका मैं आपको सारे जो डिग्री चैनल हैं ये कहाँ और किससे अलग होते हैं, इसका एक आपको मैं सूत्र अभी बताता हूँ। लक्ष्मी मामी कार से गईं,
इसमें आपको जो 1 डिग्री चैनल हैं, 6 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सभी इसमें सूत्र में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। यदि आरबीआई एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? क्या करेगा नहीं, क्या नहीं करेगा? आपको कटौती और वैधानिक तरलता अनुपात का अनुकूलन, सीमांत स्थायी सुविधा दर में वृद्धि, बैंक दर और रेपो दर में कटौती, यानी कि इसमें से वो क्या नहीं करेगा? तो वो केवल 2, यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर में वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि इससे फिर उसका जो विस्तारवादी नीति है वो संकुचनवादी नीति में बदल जाएगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में सभी गैर कृषि वनस्पतियों और गैर पालतू जीवों के संरक्षण के लिए एक भू परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनाया गया है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक क्षेत्रफल प्रभावी वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92, पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसलों के लिए उपयोगी होता है। ओस, अमन और बोरो दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा है। तरबूज और खरबूज जायद मौसम की फसलें हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है 1 और 3, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, हिमालय की उत्तरी ढालों पर दक्षिणी ढालों की तुलना में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अम्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं हैं? अधिक जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव, श्रम गहनता, कीटनाशकों और उर्वरकों का अधिक प्रयोग। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। भारत में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण धर्म या भाषा पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में हिमालयी घटक के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या प्रायद्वीपीय घटक से अधिक है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, कृषि मंत्रालय के अधीन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 20 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर आते हैं हम लोग। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा शामिल है। नंबर 2, अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। दार्लोंग समुदाय जो सुर्खियों में है किस राज्य का हिस्सा है? तो ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ये त्रिपुरा राज्य का हिस्सा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात में।